हेलो स्टूडेंट्स, आइए एटॉमिक स्ट्रक्चर के अब नए पड़ाव की तरफ चलते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटम में वेव की कहानी भी शामिल करी जाती है, तो उसी वेव की कहानी को शामिल करते हुए यहाँ पर चीज़ों को हम लोगों ने कल पढ़ा कि वेव क्या होता है, वेव की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम लोग आगे उनके पॉइंट्स को पढ़ते हैं जिसमें उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। कल हम लोगों ने देखा जो वेव्स हैं, जो कि प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह ग्रेजुअली मूव करना इज कॉल्ड वेव। दो तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। बहुत डिटेल में हम लोग नहीं समझेंगे, सिर्फ कुछ पॉइंट्स जो हमको ज़रूरी हैं वही हम यहाँ समझ रहे हैं। बाकी फिजिक्स में फुल डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा। तो यहाँ जो वेव की प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने पढ़ी। वेव की लेंथ, जो क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट मीन तो ऊपर वाला पार्ट वेव का, ट्रफ मीन्स लोअर पार्ट। इनमें से किसी की भी डिस्टेंस ले लेंगे तो वेव लेंथ कहलाती है। कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं वो वेव नंबर कहलाता है। पर सेकेंड जो या पर मिनट जो वेव मूव करती है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इतनी बातें कल हम लोगों ने पढ़ी और उनमें रिलेशन देखा। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, इसको हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। और उसी के आगे एक और टर्म है जिसको कहते हैं टाइम पीरियड। जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फिजिक्स में पढ़ेंगे डिटेल्स, लेकिन यहाँ कुछ जगहों पे आपको देगा जिसको हम टाउ कहते हैं, और वो होता है 1 फ्रीक्वेंसी, यानी यूनिट हम लोग लेते हैं सेकेंड्स में। ठीक है, यूनिट लेते हैं हम लोग सेकेंड्स में। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब ये जो रिलेशन हम लोगों के आए, इनको आगे न्यूमेरिकल्स में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट कहानी की तरफ चलते हैं। तो एक नेक्स्ट कहानी आती है। वेव भी हमको जो मिल रही है उसके भी कई सारे प्रॉपर्टीज कई तरह के फॉर्म में मिलते हैं। तो उसी में ये एक तरह की वेव है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो वेव हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट कर रही है उसके लिए बेटा ज़रूरत पड़ती है हमको मीडियम की। जो भी वेव है उसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मेरी आवाज़ आप तक अगर पहुंचेगी तो वो एक मीडियम के बिहाफ पे पहुंचेगी। मीडियम क्यों? हमने ये वेव लिया जो कि ट्रांसवर्स वेव है। इसमें हमको बच्चों बड़े सारे पार्टिकल्स मिलेंगे, और यही जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को
एनर्जी आगे देते जाते हैं और वेव बढ़ती जाती है। इसलिए हमने आपको बताया था वेव क्या है, एनर्जी का प्रोपेगेशन, एनर्जी का क्रमशः आगे बढ़ते जाना। कैसे? एक पार्टिकल दूसरे को एनर्जी पास करता है, दूसरा तीसरे को करता है, तीसरा चौथे को करता है, चौथा पांचवें को करता है, पांचवा छठे को करता है। तो इस तरह से ग्रेजुअली एनर्जी आगे बढ़ती जाती है और जिस फॉर्म में हमको नजर आती है किसी को हम वेव कहते हैं। तो यहां पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही वेव में हमको आवश्यकता किसकी पड़ेगी? मीडियम की, क्योंकि अगर मीडियम नहीं होगा तो पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे, पार्टिकल्स नहीं होंगे तो मोशन नहीं होगा, मोशन नहीं होगा तो एनर्जी आगे बढ़ेगी नहीं, और एनर्जी बढ़ेगी नहीं तो वेव चलेगी। क्योंकि वेव्स के लिए हमेशा जरूरत पड़ती है किसकी? मीडियम की। लेकिन एक ऐसी वेव भी है बच्चों जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ऐसी वेव भी है जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। नो मीडियम required for propagation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा एक खास तरह की वेव है जिसमें प्रोपेगेशन यानी आगे बढ़ने के लिए एनर्जी की तो जरूरत होती है, लेकिन वेव की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो शब्द इलेक्ट्रिसिटी से आया है और मैग्नेटिक शब्द मैग्नेट से आया है। यानी ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही तरह की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। यानी सच वेव विच comprise of electricity and magnetic properties, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, ठीक है। तो वेव वो जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज हमको मिलती हैं। ऐसी वेव जिसमें दोनों प्रॉपर्टी मिलती हैं उसको बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब है क्या? हमारे पास अलग अलग 3 एक्सिस होते हैं, मालूम होगा आपको। 3 डायमेंशन में 3 एक्सिस हैं। अगर इलेक्ट्रिक वेव हमको एक्स वाई एक्सिस में मिल रहा है, दिस इज इलेक्ट्रिक वेव, तो जो मैग्नेटिक वेव होगा वो इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा, इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा। बात समझ में आई?
मतलब अगर ऐसे इलेक्ट्रिक वेव जा रही हैं तो ऐसे मैग्नेटिक वेव जा रही होंगी, यानी ऐसे इलेक्ट्रिक वेव, ऐसे मैग्नेटिक वेव, तो दोनों वेव्स एक साथ मिलती हैं, इस रिजल्टिंग वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। समझ में बात आ गई? वेव which contains electric and magnetic properties perpendicular to each other called as electromagnetic wave। तो ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही तरह की प्रॉपर्टी होती हैं उनको बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। उनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। बात समझ में आ गई? यानी दोनों प्रॉपर्टी मिल रही हैं, बस डिफरेंस क्या है? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर जानते हैं ना, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाने वाले, यानी ये एक प्लेन हो गया, ये दूसरा हो गया, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है? जस्ट लाइक कॉपी आप खोलिए, जस्ट लाइक आप कॉपी खोलिए और कॉपी में इस तरह से 90 डिग्री का एंगल हो, एक वेव इधर चल रही है ऐसे, दूसरी वेव ऐसे चल रही है। ठीक है? तो ऐसी वेव को बच्चों मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है सन रेज। जो ये रेज अपने पास आ रही हैं ना, वो एक एग्जाम्पल है। समझ में बात आ गई? सन रेज को भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये बिना किसी मीडियम के हमारे पास ऊपर से आ रही हैं। बाकी प्रॉपर्टीज इनकी डिटेल में फिजिक्स में बताई जाएगी, और फिजिक्स में तो ये पूरा एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम जानते हैं क्या होता है? सुना है? सुना होगा कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। स्पेक्ट्रम का मतलब सेपरेशन। एस फॉर स्पेक्ट्रम, एस फॉर सेपरेशन। मतलब हमने जैसे ये कॉपी उठाई, ठीक है? कॉपी में बड़े सारी चीजें, बड़े सारे पेजेस मौजूद हैं। इस कॉपी के हर एक पार्ट को अलग अलग निकाल के स्टडी किया जाए, इसके बारे में बताया जाए, तो इसको हम इस कॉपी का क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम बोलेंगे। जैसे जो ये ऑर्डिनरी लाइट है जो हमारे पास आ रही है, वो 7 कलर से मिलकर के बनती है, और इन्हीं 7 कलर को जब हम अलग अलग करके स्टडी करते हैं तो वो लाइट का स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है? तो नॉर्मल शब्दों में कहें, एस फॉर स्पेक्ट्रम इज सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जितनी भी चीजें बच्चों मिल रही हैं
उन सारी चीजों को अलग 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 कर देना और फिर उसके बारे में जानकारी करना, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया? जैसे हमने जो टी शर्ट पहन रखी है, इसके हर एक पार्ट को, रेशे रेशे को अलग कर दें, किन किन चीजों से ये मिलके बना है, then that will be spectrum of the shirt. स्टाइलस कैसे काम करता है इसका पता लगाना है, तो उसके हमने हर एक पार्ट को अलग अलग किया, फिर स्टडी किया वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, क्या क्या पार्ट्स हैं जो इसके फंक्शन को करवा रहे हैं और कैसे कर रहा है। तो हर बात को जानना इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। समझ गए? तो स्पेक्ट्रम का मतलब है जो भी चीजें मौजूद हैं उनको अलग अलग कर दिया जाए। ठीक है? तो पीछे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा, ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही कैरेक्टर मौजूद होते हैं, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और उन्हीं कैरेक्टर्स को स्टडी करना, उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी करना, किन किन ओवरऑल एनर्जी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से मिलके बने हैं, तो उसी का हम लोग अब स्टडी करने जा रहे हैं और उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल तो हमने आपको बताया, कौन सी रेज हैं, वेव्स हैं, विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट मिलकर के बनी होती है विबग्योर से। 7 रंगों से मिलके बनी है ना बच्चों, 2000 विबग्योर। ठीक है? लेकिन सिर्फ यही एक लाइट नहीं है, हमारे चारों तरफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी हुई है, और भी कई सारी वेव्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है और हमारी नेकेड आई से विजिबल नहीं है। भाई यहाँ तो हम इसी लाइट की वजह से सब कुछ देख पाते हैं, और देखते कैसे हैं, क्यों देखते हैं, ये सारी डिटेल फिजिक्स में आप समझ सकते हैं। कलर्स क्यों विजिबल हैं ये फिजिक्स में बताया जाता है, लेकिन थोड़ी सी बात हम आपको केमिस्ट्री में भी बताएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि कलर की इतनी विजिबिलिटी लाइट के बिहाफ पे कैसे हमको मिलती है, वो भी हम यहाँ समझेंगे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कई सारे अलग अलग तरह के वेव्स का कॉम्बिनेशन है, उसी में एक पार्ट हमको मिलता है विजिबल लाइट, जिसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी है। बाकी इसके अलावा जो वेव्स हैं जिनकी हमको जानकारी नहीं है, उनकी जानकारी कर लेते हैं। रेड साइड में या राइट साइड कहें, आर फॉर रेड, आर फॉर राइट साइड में, इसके आगे भी हमको पार्ट्स मिलते हैं। इंफ्रारेड रेड कहते हैं उनको, IR रेज, इंफ्रारेड रेज। अभी भी यहाँ रेड बचा है तो रेडियो वेव्स कह सकते हैं जो हमको मिलती हैं। इन्हीं के बिहाफ पे हम लोग म्यूजिक सुनते हैं। दोनों के बीच में खाना बनाने के लिए लो एनर्जी वेव हम लोग इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव, जो इन्हीं का
पार्ट है, जो इन्हीं का पार्ट है। और रेडियो वेव्स दो तरह की होती हैं। जब आप पढ़ोगे एफएम और एएम, दो शब्द सुने होंगे, इनका मतलब पता है तो पता करिए एफएम क्या होता है और एएम क्या होता है। बताने को तो हम भी बता सकते हैं, लेकिन ये डिटेल में फिजिक्स में आप पढ़ोगे। और इसी के बिहाफ पे हम गाने सुनते हैं। एफएम आपने सुना होगा, XYZ फ्रीक्वेंसी पे XYZ एफएम है, उन्होंने उसके नाम दे दिए हैं। तो क्या है वो हमको यहाँ इस रीजन में मिलता है। पहले एफएम मिलता है, फिर एएम मिलता है। ठीक है, तो राइट साइड में हमको रेड मिलता है, IR मिलता है, माइक्रोवेव मिलता है, रेडियो वेव मिलता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है, यानी इसका स्पेक्ट्रल पार्ट है, यानी इसका ये और कंस्टिट्यूएंट है, यानी उससे और मिलके बना हुआ है। दूसरी तरफ हमारे पास वॉयलेट होता है, तो वॉयलेट की तरफ हमको मिलता है अल्ट्रा वॉयलेट। अल्ट्रा वॉयलेट के अलावा हमको मिलता है इसी साइड एक्स रेज मिलती हैं, इसी साइड हमको गामा रेज मिलती हैं, और क्या मिलता है, और क्या मिलता है, और कुछ भी मिलता है। सन के पास कौन सी रेज मिलती हैं जिनमें ज्यादा, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, उसके बियॉन्ड क्या कहते हैं? राइट, कॉस्मिक रेज कहते हैं। तो ये बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम हो गया, यानी ये इन सब चीजों से मिलके बना होता है। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी ग्रेजुअली कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव की तरफ चलेंगे, तो कुछ चीजें बढ़ेंगी, कुछ चीजें घटेंगी। जो वेव की प्रॉपर्टीज हैं, तो लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं तो इनकी वेवलेंथ बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट क्या चीज बढ़ती है? वेवलेंथ बढ़ती है इनकी। क्या बढ़ती है बच्चों? वेवलेंथ बढ़ती है। जबकि जब हम कॉस्मिक रेस की तरफ चलेंगे तो फ्रीक्वेंसी और जो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी वो बढ़ती है। यानी सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? कॉस्मिक रेस की होती है, और सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव की होती है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक की, सबसे कम रेडियो की। और इनके ऊपर जाने कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, इनके ऑर्डर्स पूछे गए हैं, किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ठीक है, बात समझ में आ गई। बाकी
कल हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा सी न्यू बार। ये हम लोगों ने तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो वेवलेंथ के इन्वर्स में है। फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा। और आगे नई कहानी साथ में बताते हैं, उसमें एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। आगे अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ वेव नंबर भी बढ़ेगा। वेव नंबर भी बढ़ेगा और जो टाइम पीरियड है, जो वेव का टाइम पीरियड है, वो बेटा घटेगा। तो क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बेस्ड होता है। आपसे पूछेगा ऑर्डर बताओ, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखने के लिए बड़ा आसान है। इधर से राइट साइड में आर आता है, आर को पकड़े रहो, आर से आई, आर से रेडियो, बीच में माइक्रो। और लेफ्ट साइड याद रखने के लिए अल्फाबेट पढ़ लो। यूवी, अल्फाबेट पढ़ोगे तो यूवी, डब्ल्यू हटा दो, एक्स, गामा कुछ कुछ वाई जैसा आ जाता है। तो ये आपका इस साइड का पार्ट हो गया, ठीक है। तो इनके ऑर्डर्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। अब इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं जो एक साथ अभी हम लोग करेंगे। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ साइमल्टेनियस चलते हैं हम लोग। और अगला कॉन्सेप्ट है जो आएगा इसके बाद में, जो चीज़ों को एक्सप्लेन कर देगा, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। लेकिन उसके पहले ये थ्योरी क्यों आई ये हमें समझना होगा और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है उसके बिहाफ पे जो वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से बनी हुई हैं। लेकिन ये जो थ्योरी है सारी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। क्या क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाती है? नंबर 1, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये क्या है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। क्या है मैं आपको बताता हूं अभी। उसके पहले क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो समझ लें। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। दूसरा, एक और फिनोमेनन होता है जो आप प्रैक्टिकली देखते भी हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है थ्योरी, जो क्वेश्चन मार्क में आ जाती है। और क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाती है? जो सॉलिड्स हैं उनको जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो कितना टेम्परेचर लेंगे देंगे, यानी हीट कैपेसिटी
of solid as function of temperature। यानी टेम्परेचर का सॉलिड्स के ऊपर उनकी हीट कैपेसिटी पे, यानी वो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हीट ले सकते हैं, उसको भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। और तो और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भी एक स्पेक्ट्रम देखा गया, ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अब स्पेक्ट्रम तो हमने पढ़ा, लेकिन स्पेक्ट्रम कितने तरह का होता है ये हमने अभी नहीं पढ़ा। जो स्पेक्ट्रम होता है ना बच्चों, वो दो तरह का होता है। एक लाइन स्पेक्ट्रम, जिसमें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग दिख रहे होते हैं, और दूसरा बैंड स्पेक्ट्रम, जिसमें सारी की सारी चीज़ें एक साथ होती। जैसे आप देखो, अगर हम स्पेक्ट्रम की स्टडी कर रहे हैं और इन हाथ की उंगलियों की तरह से हमको स्पेक्ट्रम के कंस्टिट्यूएंट, यानी जो उसके पार्ट्स हैं, वो नजर आ रहे हैं। इस तरह का जब स्पेक्ट्रम हमको मिलता है, उसको हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंड स्पेक्ट्रम। और यही स्पेक्ट्रम के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो ऐसे अलग अलग उंगलियों के फॉर्म में अगर नजर आते हैं, उनको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसा नाम कह रहा है, लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम। यानी स्पेक्ट्रम हमको दो तरह का मिलता है। एक ऐसे अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स ऐसे अलग अलग लाइंस के फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एक के ऊपर एक हमको लाइंस ऐसे मिल रही होती हैं। जिनको सेपरेट इजीली हम लोग नहीं कर पा रहे होते हैं। ऐसे ये मिक्स फॉर्म में हमको मिल रहा होता है। तो इस तरह के जब हम लोग को स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, उसको बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। और हर एक पार्ट हमको ऐसे अलग अलग नजर आए। जो एक दूसरे को ओवरलैप ना कर रहा हो, ऐसा कुछ अगर हमको मिलता है, तो इसको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। बात समझ में आ गई? और ये जो दोनों के दोनों स्पेक्ट्रा हैं, वो एटम में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं। कि एटम में इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहा है या एनर्जी दे रहा है। एनर्जी लेने और देने के बिहाफ पे दो तरह की कहानियां मिलती हैं। एनर्जी लेने से एब्जॉर्प्शन होता है, एनर्जी देने को एमिशन कहते हैं। तो ये स्पेक्ट्रा भी दो तरह का मिल जाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा।
बात समझ में आई? तो ये कुछ कहानी इनकी थी। अब इसमें पहला हम समझते हैं ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? रेडिएशन का मतलब एनर्जी का निकलना। ब्लैक बॉडी क्या करती है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। अगर बॉडी कोई भी परफेक्ट है तो जो कुछ गेन करेगी वो लॉस भी करेगी, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जो गेन है और जो लॉस है वो कभी भी 100% नहीं होता है बच्चों। गेन एंड लॉस ऑफ एनर्जी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। जस्ट लाइक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन में, 100% क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं। अगर 100% क्वेश्चन सही हो जाएं तो आप परफेक्ट हो गए पर्सन, सिलेक्शन 100%। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस गड़बड़ हो गए तो आपके परफेक्ट 100% स्कोर तो आए नहीं। सिलेक्शन ज़रूर हुआ लेकिन 100% एफिशिएंसी नहीं रही ना। तो ऐसी बॉडी परफेक्ट नहीं रहती है, नॉन परफेक्ट बॉडी कहलाती है। इसी तरह से साइंटिस्ट ने ऐसी बॉडी बनाने की कोशिश करी जो सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक ऐसा ब्लैक स्फीयर बनाया, एक ऐसा ब्लैक स्फीयर बनाया जो सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता था। जितनी भी इसको फ्रीक्वेंसीज दी जाती थी, जितनी भी इसको एनर्जी दी जाती थी, वो सब एब्जॉर्ब कर लेता था। इस तरह के ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें अगर आपने कोई भी फ्रीक्वेंसी भेजी तो वो इसी के अंदर अंदर आप देख सकते हैं टकराते रह जाती है और इससे बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है? और ये ऐसे ही चलती रहती है, बाहर नहीं निकल पाती, यानी वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऐसी बॉडी जो सारे के सारे एनर्जी को, फ्रीक्वेंसीज को, वेवलेंथ जो भी हैं उनको एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। ऑल बॉडीज which can absorb all type of frequencies are called as ब्लैक बॉडी। और अगर ये परफेक्ट है तो जितनी एनर्जी लेगा वो सारी की सारी एनर्जी डिसिपेट कर देगा, निकाल देगा। A perfect
black body can absorb all shorter frequencies and can emit all to surrounding. Called as black body radiation. ऐसा कैसे होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले और निकाल दे, सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और निकाल दे? इसके बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। और इसी रेडिएशन की कहानी को जब एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो फिर आगे नई थ्योरी आई। नई थ्योरी आई, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये फिजिक्स का पार्ट है। फिजिक्स में फुल डिटेल्स आपको इसकी डिस्कस करी जाएंगी, ठीक है? इसलिए हम सिर्फ इतनी ही बात बता रहे हैं जितना हमें जानना है, ठीक है? समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सिंपल सी बात कहती है, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उतनी ही कंटिन्यूअसली एमिट होगी। दैट मीन्स रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, जितना एब्जॉर्ब कर रही है उतना ही निकाल देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब ऐसा नहीं होता है तो इसी कहानी को एक्सप्लेन वो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? समझ में बात आ गई? अब दूसरी कहानी यहां पर हमने जो इसके बाद में पढ़ी थी जिसमें लिमिटेशन आ रही थी, दैट वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी फिजिक्स का डिटेल्ड पार्ट है, लेकिन यहाँ कुछ लेवल तक हमको इसकी भी जानकारी रखनी है। ये क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट को इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ पे इफेक्ट जो जनरेट होता है, लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाले इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसा नाम
वैसा ही उसकी डिटेल्स। तो लाइट जब हम पास करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगे तो ऐसे इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। लाइट से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, तो इसी को समझाने के लिए हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी, एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी जिसमें एक तरफ उन्होंने मेटल ले रखा था, उन्होंने मेटल ले रखा था और दूसरी तरफ मेटल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के लिए इन्होंने पोटेंशियल लगा रखा था। इन्होंने पोटेंशियल लगा रखा था और यहां एक ओपन स्पेस छोड़ रखा था। यहां इन्होंने एक ओपन स्पेस छोड़ रखा था। जैसे 4 व्हीलर्स में देखते हैं ऊपर सनरूफ बना दी जाती है, ठीक उसी तरह से इन्होंने एक सनरूफ जैसा बना दिया था। जहां से लाइट अंदर आती, जहां से लाइट अंदर आती है और मेटल से टकराती है। जहां से लाइट अंदर आती है और यहां ऐसे टकराती है। यहां मेटल पे लाइट टकराती है, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालती है और ये इलेक्ट्रॉन इस डिटेक्टर के पास आता है और जो सर्किट इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट हो जाता है और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगता है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगता है। इसी इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसी इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाले इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो इसके लिए प्लैंक नाम के साइंटिस्ट आए। उन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। इन्होंने बताया क्वांटम शब्द, और क्वांटम शब्द का मतलब क्या होता है? पैकेट। इन्होंने एक शब्द लिया क्वांटम, जो क्वांटा से बनता है और क्वांटा का मतलब होता है पैकेट।
कोई भी चीज हम लोग लेंगे अपने चारों तरफ तो वो हमेशा फ्रैक्शन में मिलता है। क्या स्टाइलस क्या फ्रैक्शन में है? शर्ट क्या आपको फ्रैक्शन में मिलेगा? स्पेक्स, गॉगल, कुछ भी आप यूज करो, क्या वो फ्रैक्शन में मिल सकता है? कोई भी चीज हमारे चारों तरफ कभी भी फ्रैक्शन में नहीं मिलती है। वो हमेशा या तो 1 मिलेगी या 2 मिलेगी या 3 मिलेगी, 4 मिलेगी, कभी भी फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं मिलता। Not a single thing can be obtained around us in terms of fractions. बात समझ में आई? कुछ भी लेंगे तो वो एक पैकेट के फॉर्म में मिलेगा, एक यूनिट के फॉर्म में मिलेगा, और उसी को उन्होंने शब्द दिया क्वांटा। और इन्होंने बताया हर एक क्वांटा की एक फिक्स एनर्जी होती है या फ्रीक्वेंसी होती है। ही टोल्ड दैट एनर्जी of quanta is proportional to frequency. Energy of quanta is proportional to frequency. और प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो उनके नाम के बिहाफ पे एक कांस्टेंट हम लोग लगा देते हैं और इसको कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इन्होंने बताया कोई भी एनर्जी क्वांटा की लेंगे वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, जो कि क्वांटा के बराबर होती है। यानी हर एक क्वांटा की एनर्जी एच न्यू के बराबर है। दिस इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, जो होता है 6.626 into 10 to the power minus 34 joule seconds. 6.626 into 10 to the power 34 joule seconds. इसको हम लोग लिख सकते हैं Sc बाई लैम्डा, या इसको लिख सकते हैं Hc न्यू बार। Hc न्यू बार। तो कोई भी एनर्जी पैकेट ले लीजिए, हर किसी में एनर्जी मिलती है H न्यू के बराबर, या Sc बाई लैम्डा के बराबर या Sc न्यू बार के बराबर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्वांटा ऑफ लाइट, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके लिए एक शब्द दे दिया। लाइट है तो फोटो शब्द यूज करते हैं, उन्होंने उसको कहा फोटॉन। तो क्वांटम जो लाइट से मिल रहा है उसको उन्होंने बोला कि वो फोटॉन से मिलकर के बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ फोटॉन। यानी हर एक लाइट एनर्जी इज फोटॉन की एनर्जी। लाइट एनर्जी इज फोटॉन की एनर्जी।
इसी कहानी को फ्रेडरिक हर्ट्ज ने यूज किया और बताया जो लाइट है हमारी वो डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। जैसे बंदूक से गोली फायर करी जाती है तो एक बार में एक गोली फायर होती है, एक साथ सारी गोलियां नहीं फायर होती हैं। उसी तरह से लाइट इसके ऊपर एक एक करके गोली की तरह से बम्बार्ड हो रहा है, यानी एक एक पार्ट, वन पार्ट ऑफ लाइट। एक अलग अलग निशान से इसको शो कर देते हैं। एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट। इस तरह से ये हमारे छोटे छोटे लाइट के पैकेट्स हैं जो मेटल से आके टकरा रहे हैं। और मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। मेटल्स के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एनर्जी पैकेट आते हैं, मेटल पे टकराते हैं और उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो ये कौन से मेटल होने चाहिए जो यहां इन्होंने लिए? इन्होंने वो मेटल्स लिए जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से हैं? लिथियम, पोटाशियम, सोडियम। एल्कली मेटल के जो मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। उन्हीं मेटल्स को इन्होंने लिया। उसके अलावा भी कुछ हैं, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं इसमें। तो ये जो मेटल्स हैं इनको लिया और उसमें से एनर्जी को भेजा। तो उसमें हुआ क्या? मेटल ने इलेक्ट्रॉन निकाला और यहाँ पोटेंशियल लगा रखा है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला गया। यानी लाइट ने इलेक्ट्रॉन निकाला और इस इलेक्ट्रॉन के निकलने से इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गई, इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा मिल गया। इसी इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसी इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यानी जो फोटॉन है वो क्या कर रहा है? दो काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, निकालने को कहेंगे इजेक्ट कर रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहा है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। इसी से लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और यही बात ये क्वांटा के टर्म में निकालते हैं। जो फोटॉन के लिए आती है, जो हमको एनर्जी मिल रही है फोटॉन्स से, वो हमको मिलती है या तो 1h न्यू, या तो 2h न्यू, या तो 3h न्यू, 4h न्यू एंड सो ऑन। फ्रैक्शन में कभी भी नहीं मिलती है और इसी को हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी। इसी को कहते हैं क्वांटम थ्योरी। और यही जो क्वांटा है इसी को कैलकुलेट करने के लिए कई सारे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। तो आप इनके बिहाफ पे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। ठीक है, इनके बिहाफ पे आप प्रॉब्लम कर सकते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो लाइट जनरेट हो रही है
वो भी इन्हीं के बिहाफ पे हो रही है, क्योंकि वो भी क्वांटा हमको दे रहा है, जिसकी डिटेल्स हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, जिसकी डिटेल्स हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, बाकी अभी आप इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर लें, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। बस यूनिट का ख्याल रखेंगे कि यूनिट्स मीटर में दी है वेवलेंथ की कि सेंटीमीटर में दी है, फ्रीक्वेंसी किस में दिया गया है, हर्ट्ज में दिया गया है या सेकंड इनवर्स में दिया गया है, बस ये ध्यान रखेंगे। सो थैंक यू फॉर द डे, एंजॉय विद न्यूमेरिकल्स।